नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे आईएएस अधिकारी से करवा रहे हैं जिनसे मिलकर आपको खुद को बहुत खुशी होगी, क्योंकि हर जनता ये चाहती है, हर शख्स ये चाहता है कि अधिकारी ऐसा ही होना चाहिए। शुरू से अगर मैं बात करूं, दादाजी सेना में रहे, पिता एयरफोर्स में रहे, लेकिन माँ आज भी बाकायदा रोज बात करती कि आप घर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। वो चिंता भी है, वो फिक्र भी है और वो अनुशासन भी है, जो जब से वो पैदा हुए आज तक वो अनुशासन घर में भी है। आज वो एक जिले के कलेक्टर हैं, लेकिन वो अनुशासन आज भी वो फॉलो करते हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूँ 2019 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र यादव साहब का। नमस्कार सर। जी, बहुत धन्यवाद। करनावास गांव से शुरू करते हैं सर, जी। जहाँ आपका जन्म हुआ। सर, कुछ घर के बारे में, कुछ परिवार के बारे में बताएंगे। जी, मेरे जो गांव है ये हरियाणा में रेवाड़ी ज़िले में आता है और मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में रहे हैं और 1965 और 1971 की लड़ाई में वो रहे और एक से 1.5 महीने के लिए उनके बारे में जानकारी नहीं थी कि वो 1971 की लड़ाई से लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो दोनों लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और 1982 में एक उनके जब कश्मीर में पोस्टिंग थी तो उनके व्हीकल पे एक टेरर अटैक हुआ था, उसमें उनको शहादत हुई। और पिताजी इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हैं। उन्होंने भी 1999 में कारगिल के वार में वो श्रीनगर में पोस्टेड थे। और मेरी मम्मी एक होम मेकर है और एक बड़ी बहन है जो पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर है वहीं हरियाणा में ही। और आज भी हम लोग गांव में ही रहते हैं जहां पर हमारी ज़मीन है और घर है हमारा। सेना की जब हम बात सुनते हैं सर, मूवी ही देख लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एहसास होता है देश के प्रति सम्मान का। आपके तो घर में पिता और दादाजी दोनों, घर में जब उनके बारे में सुनते थे, क्योंकि वो खुद ही बताते थे अपने बारे में, तो कैसा महसूस होता था घर में सब जान के कि कितना प्राउड फील होता था घर में कि दो ऐसी शख्सियत हैं जिन पर मुझे नहीं पूरे देश को गर्व है। देखिए, जहाँ के हम रहने वाले हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आर्मी में रहते हैं और लगभग उधर एक कहावत है कि हर घर में एक सेना में या यूनिफॉर्म में जॉब करते हैं। तो एक बड़ा ही प्राउड फीलिंग था और वही एक वजह थी कि स्टार्टिंग से एक ये था कि डिसिप्लिन फोर्स या डिसिप्लिन लाइफ वो रहेगी, ये निश्चित रूप से पता था कि घर में भी एक वो डिसिप्लिन की वैल्यू है। और मेरे दादाजी के बारे में मैं उनको कभी देख तो नहीं पाया, लेकिन उनकी जो कहानियाँ सुनता हूँ गांव में, जब भी वो गांव आते थे और लोगों से जिस तरह का उनका मेल मिलाप था, आज भी ये लगता है कि वो जीवित हैं गांव में और बड़े सम्मान के रूप में लोग उनको याद करते हैं। तो वो एक मोटिवेशन देता है कि हम लोग का बिहेवियर भी कैसा रहना चाहिए लोगों के साथ में, और आने वाले जनरेशन्स को हम किस तरह के मैसेज देना चाहते हैं वो भी हमें उनसे सीखने को मिलता है। हिंदी मीडियम की पढ़ाई सर 10th तक, जी। और शुरू से एक मोटिव कि यार गांव में एक नोटिस बोर्ड पर अपना नाम होना चाहिए कि हमने टॉप किया है। जी। याद आता है आज वो गांव का, आज भी 10वीं का वो एग्ज़ाम और वो नोटिस बोर्ड और गांव की वो तारीफ। क्योंकि आप कहीं भी पहुंच जाएं, जिस जगह पर इंसान रहता है वहाँ का गर्व, वहाँ की चीज़ें इंसान ताउम्र नहीं भूलता सर। जी, निश्चित रूप से मैं 10वीं तक हमारे गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो वहाँ पर एक स्कूल का एक रूल था कि जो भी 10वीं में फर्स्ट आएगा तो जो स्कूल का बोर्ड है उस पे उनका नाम लिखा जाएगा। तो और हमारे स्कूल में किसी के भी उससे पहले 80% से ज़्यादा नंबर नहीं आए थे। तो एक सब प्रिंसिपल और टीचर लोगों का कहना था कि जो भी 80% से नंबर ज़्यादा लेके आएंगे उनका हम बोर्ड पे नाम लिखेंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। तो बिल्कुल याद है, वो आज भी वो बोर्ड है और वो नाम लिखा हुआ है। और बड़ा अच्छा लगता है कि उस स्कूल में हम पढ़ें। वहाँ पर बहुत सारे हमारे जो कलीग्स थे, जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त थे, आज भी हम सब लोग मिलते हैं तो स्कूल में ज़रूर जाते हैं। पिता की मार भी खाई है जी। याद आती है आज भी मार, क्योंकि अब के बच्चों को तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर, लेकिन उस समय वो मार में प्यार भी होता था और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी और एक अनुशासन भी होता था। जी। वो मार याद आती है आज भी। हाँ, एक ही बार ऐसा हुआ है, लेकिन बिल्कुल सही समय पे ऐसा हुआ, जिसकी वजह से आगे का जीवन का रास्ता बहुत अच्छा रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि घर पे एक रूल था कि आपको शाम को 6 बजे से पहले घर आ जाना है। और क्रिकेट से बहुत प्यार था, तो खेलते हुए किसी दिन शाम को लेट हो गया और काफ़ी लेट हो गया और मुझे लगा कि शायद
मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, पापा जी छुट्टी आए हुए हैं तो प्यार ही करेंगे। लेकिन उस दिन काफ़ी लेट हुआ और विदाउट इन्फॉर्मेशन के बिना, और फ़ोन तो उस समय होता नहीं था, उस समय मार पड़ी। लेकिन आज जब पलट के देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि दोबारा कभी मार खाने का अवसर मैंने उनको नहीं दिया और अच्छी चीज़ के लिए मार पड़ी, तो बहुत अच्छा लगता है। खेती किसानी भी बचपन में खूब की है, खेतों में जाना, मतलब समझते होंगे आप बेसिकली क्या होता है खेत, क्या होती है फसल, काम भी बहुत किया खेतों में। देखिए पापा जी बाहर पोस्टेड थे, और मम्मी, मैं और बहन हम लोग घर पे रहते थे दादी के साथ। तो जो खेतों में आपका वहाँ पे सरसों उगाते हैं हम, सरसों और गेहूँ, तो आपका एक फिक्स रहता था कि आपको एक दिन दूसरे कुएं से पानी देने का मौका मिलेगा, तो दिन हो या रात आपको पता नहीं कब नंबर आएगा। तो हाँ, काम किया है खेत में, फसल काटना, पानी देना, और बाकी जो दूसरे काम है उसको घर पे लाना और फिर बेचना, तो वो सारी चीज़ें एक अच्छा अनुभव है। और उसकी वजह से जो किसान है उसको किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं और हम किस तरह की उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो काफ़ी एक अच्छा उसकी वजह से एक फीडबैक है। 12th के बाद कैंपस बढ़िया रहा, बढ़िया, 3 जगह मैंने सुना कि जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली आपको, फाइनली आइडिया आपने ज्वाइन किया। कैसा रहा बेंगलोर का पहला एक्सपीरियंस जब आप पहुंचे हो? पहली बार जॉब की वजह से फ़्लाइट में बैठने का मौका मिला, हम्म, और उसके बाद जब वहाँ पे गए तो एक गांव की लाइफ से एक मेट्रोपॉलिटन लाइफ में जब आप जाते हैं तो आपका रहने का अ, अपना काम, अभी तक घर पे माताजी और बहन आपकी मदद कर सकती थी, अभी आपको अपना काम स्वयं करना है। वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग जो शहर की ज़्यादा होती है वो भी समझने को मिला, और जो मेट्रोपॉलिटन की लाइफ है और जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करते हैं वो भी तौर तरीके समझने का मौका मिला। आइडिया में जॉब कर रहे थे सर, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सैलरी रही होगी, आगे और बढ़ने के चांसेस वहां पर आपको मिल सकते थे और आगे अपॉर्चुनिटीज आपको जी इंतजार कर सकती थी। बट वो जॉब छोड़कर, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के शख्स को रनिंग में कोई पैसा आ रहा है हाथ में, उसको छोड़कर आप नई जगह जा रहे हैं, नई तैयारी आप शुरू कर रहे हैं, मन में उस समय किसी बात को लेकर ये तो नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बनी बनाई चीज मैं छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि उस चीज को छोड़कर स्विच करके 2-3 महीना 1-2 साल लगातार आपको तैयारी करनी है, मतलब साफ है अर्निंग जीरो है, उसके बाद भी तैयारी करनी है, क्या कुछ लगा उस समय? देखिए, उस समय पिताजी की सैलरी लगभग 15,000 थी और मेरी सैलरी लगभग 60,000 थी। तो बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन एक समय होता है जब आपको इमीडिएट बेनिफिट वर्सेस लॉन्ग टर्म जो आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें से एक चीज़ आपको डिसाइड करनी रहती है। और अगर उस टाइम पीरियड में हमने वो डिसाइड नहीं किया तो फिर वापस चीज़ें लौट के नहीं आती है। तो एक डिसाइडिंग फैक्टर था, लेकिन खुद पे ये भरोसा था कि कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होंगी, और ऊपर वाले पे बिलीफ था कि जीवन में ऐसा कुछ गलत नहीं किया है तो सही राह जरूर दिखाएगा। एक इंसिडेंट हुआ था बचपन में, जब इंसान देश की सेवा में रहता है तो घर पर ध्यान उतना नहीं दे पाता, मैंने सुना आपकी जमीन पर कब्जा हो गया था उस समय, काफी ज्यादा विचलित था मन की कैसे सब चीजें हो पाएंगी। वो भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि गांव में आज भी जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एनुअल फंक्शन होता है, कलेक्टर एसपी आते हैं, लोग उनसे बहुत अलग अलग तरह की डिमांड्स रखते हैं और लोगों को ये लगता है कि यार ये सब कुछ फुलफिलमेंट कर देगा ये शख्स। वो भी एक वहाँ एक बीज तैयार हो रहा था उसी समय, कि उस समय भी दिमाग में क्लिक किया था जी यार कि इस पोजीशन पे मुझे भी आज नहीं तो कल पहुंचना है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हमारे स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शन में कोई ना कोई अधिकारी वहाँ पे आते थे, जो एक अच्छी प्रथा है। तो वहाँ पर जब ये हो रहा था तो वहाँ के ज़िले के कलेक्टर वहाँ पे आए हुए थे, और मैं देख रहा था कि लोग बड़ी उम्मीद के साथ उनसे अपने आवेदन दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जो उन्होंने बताया था उसमें से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ऐसा लग रहा था कि एक इंसान से लोगों को इतनी सारी उम्मीदें हैं, कौन है ये इंसान, किस एग्जाम से इस पोस्ट पे आते हैं, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि यूपीएससी आईएएस कैसे बनते हैं, कलेक्टर कैसे बनते हैं। तो लेकिन ये जरूर पता था कि ये एक ऐसा जॉब है जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, जो लोगों की बहुत सारी हेल्प कर सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था, और आज भी वो चीज़ें जहन में है कि हमें लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर कहीं ना कहीं काम करना है, उस पर खरा उतरना है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए भी सिलेक्शन हुआ? जी, अ,
ये जब तैयारी करने आया तो घर वालों ने कहा था कि एक लंबे समय के लिए जा रहे हो, घर पे इकोनॉमिक बैकअप नहीं है, तो कुछ जॉब करते रहना, दिल्ली में तैयारी करोगे तो उसका एग्ज़ाम दिया, रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ, लेकिन फिजिकल एग्ज़ाम उसका क्लियर नहीं हो पाया। वो भी एक ये दिखाता है कि आप अगर गांव से हैं और खेलते कूदते रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपने मेहनत नहीं की उस एग्ज़ाम की नीड के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें फेल होना तय है। और वो भी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि किसी भी चीज़ के लिए आप ग्रांटेड नहीं ले सकते। कोई एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, आपको उसके लिए समय और मेहनत देनी ही पड़ेगी। उसके बाद सर यूपीएससी जब फाइट कर रहे थे तो आईपीएस के लिए भी सिलेक्शन हुआ। आईपीएस का सिलेक्शन ये माना जाता है कि चलिए लाइफ सेट है, निश्चित तौर पर एनपीए भी गए होंगे जी। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में सर। उसके बाद भी ऐसा लगा कि और कुछ करना भी जीवन में बाकी है? देखिए, चूंकि परिवार यूनिफॉर्म सर्विस में रहा है, तो इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन होना बहुत ही गर्व की बात थी और बहुत एक प्राउड फीलिंग थी पूरे फैमिली और गांव के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारी की शुरुआत थी, जहाँ से वो सपना देखा था कि क्या कर सकते हैं हम और कितने बड़े स्केल पे कर सकते हैं, तो उसके लिए ऐसा लगता था कि इतनी तैयारी की है तो इस एग्ज़ाम को एक बार देके और देख सकते हैं, और अगर कहीं ना कहीं आईएएस में सिलेक्शन होता है तो ज़्यादा बड़े स्केल पे और ज़्यादा लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा डोमेन में। फिर उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया सर, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान जब भी यूपीएससी के लिए सोचता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि उसको कलेक्टर बनना है, मतलब जी। आईएएस के लिए सेलेक्ट होना है। छत्तीसगढ़ काडर बहुत महत्वपूर्ण काडर, और चूंकि छत्तीसगढ़ में जिस गांव से शुरुआत हमने की थी, करनावास, वैसे ही गांव है छत्तीसगढ़, बहुत अलग तरह के लोग। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण परिवेश के होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों में बहुत अपनापन है। कैसा लगा छत्तीसगढ़ जब पता चला काडर मिला है, जब यहाँ पर आप आए हैं पहली बार? देखिए, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ में आया और मैंने जब यहाँ पे जिस भी पोस्ट में काम किया, तो ये पता चला कि हरियाणा के जो गांव हैं और छत्तीसगढ़ के गांव हैं, उसमें मुझे देखने को मिला कि थोड़ा डिफरेंस है, कि छत्तीसगढ़ में आज भी बहुत ज़्यादा काम करने का स्कोप है। और उसके बाद मैंने अपना इंट्रोडक्शन ये देना बंद कर दिया कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि यहाँ पर है रियल जो रूरल पॉपुलेशन है, जिनकी एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में काम होना बाकी है। तो यहाँ की बहुत बड़ी लर्निंग रही, और निश्चित रूप से आपने अच्छा कहा कि यहाँ के जो लोगों का अपनापन है, आप अगर किसी के लिए कुछ काम कर दिए तो लोग आपको उनके घर जाएंगे तो खाना खिलाएंगे, सम्मान देंगे और अपने परिवार की तरह मानते हैं। ये कहीं भी आप पोस्टिंग रहे, ये यहाँ की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन रही। मतलब यहाँ आकर आपने एक्चुअल में जाना कि असली गांव होते क्या है। जी बिल्कुल। और इस बात का बहुत खुशी है। पहले इस बात का शुरुआत में ये था कि हरियाणा से दूर जा रहा हूँ, घर से दूर जा रहा हूँ, लेकिन आज इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे छत्तीसगढ़ कैडर मिला। और अभी गिवन चॉइस मैं फिर से बार बार यहीं पे काम करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ की जो लर्निंग्स रही, यहाँ के जो कलीग्स रहे, सीनियर्स रहे, जो लोगों का अपनापन रहा, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का भी साथ रहता है, तो एक बहुत ही अच्छा कैडर का एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा स्कोप है। और आने वाले समय में इस कैडर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। आज भी पिता बाइक से ही चलते हैं, सुना मैंने गांव में से। जी, पिताजी एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद बिजली बोर्ड में अभी एक क्लर्क का काम करते हैं। तो जॉब में आने के बाद, चूँकि वाइफ डॉक्टर है, तो हम लोगों ने सोचा कि घर वालों को हम लोग गाड़ी दिलवा देते हैं। लेकिन आज भी पापा का जो रूटीन है वो यही है कि बाइक से ऑफिस जाते हैं और गाड़ी चलानी भी नहीं आती उनको। और आज भी वो उसी अपनी लाइफस्टाइल को कैरी करते हैं, जिस लाइफस्टाइल को वो जीते आए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है और हमें भी सीखने को मिलता है कि जो रियल थिंग्स जो मैटर करती हैं वो फैमिली है, बिहेवियर है और लोगों का अपनापन है। मटेरियल चीज़ें एक टाइम के बियॉन्ड मैटर नहीं करती। जब पिता इतनी सीरियस जॉब में हो सर, मतलब साफ है कि यहाँ तक पहुँचने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ जीवन में रहा है तो वो माँ का रहा है। आज भी माँ से खूब डांट पड़ती है, सुना मैंने। निश्चित रूप से मेरी माता जी खुद में तो 5वीं क्लास तक ही पढ़ी,
लेकिन मुझे और मेरी बहन को कामयाब करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था, चाहे वो सुबह जल्दी उठाना हो या फिर दिन में हमारी छोटी छोटी मदद करनी हो। और पहले से ही उनकी तरफ से ये रूल फिक्स है कि आपको घर टाइम से आना है। और आज भी जब कभी बाहर होता हूँ और उनका फ़ोन आता है तो ये जवाब दे पाना बहुत ही वो रहता है कि कितनी देर में घर पहुँचेंगे। तो आज भी उनका वो डिसिप्लिन कायम है। और उनसे बात करके जो माइंड है उस अपनी टेंशन भी उनसे डिस्कस करता हूँ, और उनके जो फीडबैक और सजेशन रहते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं मेरे डेली प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने में। मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं बेसिकली हाँ, आप। बेसिकली स्ट्रेस, माताएं स्ट्रेस रिलीवर रहती हैं। आज भी छुट्टी मिलती है तो गांव की याद गांव की तरफ अपने आप खींच लेती है, दोस्तों की याद, जी। गांव की याद। कि देखो, आपके जो बचपन के दोस्त हैं वो किसी एंड को देख के आपसे नहीं जुड़ते हैं, बिल्कुल। आप किस पद पे हैं उसको भी नहीं देखते हैं, वो आज भी आपको डांट सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों को जीवन में जब भी मौका मिले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज भी हम सब लोग जब मिलते हैं गांव में, फिर से वहीं क्रिकेट खेलना, साथ में स्कूल में जाना या फिर साथ में खाना खाने जाना, वो एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है हम सभी लोगों के जीवन में, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम और लाइफ है उसके बैलेंस को एस्टेब्लिश करने में। पहली पोस्टिंग दुर्ग, जी प्रोबेशन पीरियड जो आपका दुर्ग में था सर, और कोविड का समय था, जी। याद आता है उस समय आज भी? जी, पहले तो हम लोग एकेडमी से सीधे दुर्ग आए थे। उस समय कोविड का सेकंड फेज चल रहा था, बहुत उस फेज में बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही थी पूरे देश में। तो उस समय वैक्सीनेशन प्लस हॉस्पिटल्स में चीज़ें एस्टेब्लिश करवा पाना, या फिर जो माइग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हेल्प करना, तो तत्कालीन कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हमें ये सीखने का मौका मिला और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। भानु प्रतापपुर एज एसडीएम, क्योंकि भानु प्रतापपुर बहुत चैलेंजिंग जॉब मानी जाती है, जिक्र नहीं करूंगा, बट इसके पहले बहुत सारे अधिकारियों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा भानु जी। प्रतापपुर से। बोला तो नहीं किया जाने के बाद यार 2-4 महीने निकाल लो फिर देखते हैं और कहीं करवा देंगे? मुझे ये तो नहीं बोला गया, लेकिन जानने के बाद ये था कि सब लोग का टारगेट इस तरीके से रहता है कि वहाँ की पोस्टिंग जो है, बहुत से लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारी प्रोटेस्ट वहाँ पे उस समय चल रहे थे। तो एक समय ये था कि पहला पोस्टिंग था इंडिपेंडेंट प्रोबेशन के बाद, कि किस तरीके से ये आने वाला जो समय है वो जाएगा। लेकिन वहाँ के जो कलेक्टर सर थे और वहाँ का जो प्रशासन था, उनकी मदद से एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ का रहा। बहुत सारे इश्यूज़ जो माइनिंग के रिलेटेड थे और लोकल जो इश्यूज़ थे उनमें हम लोग हेल्प कर पाए। वैक्सीनेशन में बहुत बड़ा काम वहाँ पे हुआ। तो वहाँ की मेमोरीज बहुत अच्छी रही और बहुत ही अच्छी लर्निंग्स थी जो बाद में भी काम आई। हम जिस प्रोफेशन में हैं सर, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, हर किसी के जीवन में है आज के समय में, लेकिन आप जिस पद पर हैं मानसिक तनाव कभी भी आ सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। ऐसे समय में अध्यात्म का सहारा एक बहुत बड़ा सहारा होता है जीवन में। बनोरा आश्रम का मैं जिक्र करूंगा, सत्यनारायण बाबा के आश्रम का जिक्र करूंगा। क्या कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, क्योंकि वहां से बहुत लगाव रहा है आपको दोनों जी। जगह से? रायगढ़ में पोस्टिंग के दौरान दोनों जगह से जुड़ने का मौका मिला, और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जब ऐसी शख्सियत से आप मिलते हैं तो आपको मिलती है। और जो जीवन की जो एक अननेसेसरी दौड़ है उसमें आपको दोबारा सोचने का अवसर देती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोगों को वहाँ के विचारों से लाभ हुआ है, और निश्चित रूप से उसने एक नया पहलू लाइफ में जोड़ा है। राजनांदगांव कलेक्टर सर, बहुत महत्वपूर्ण है राजनांदगांव जिला सर। डॉक्टर साहब रहा करते थे तो ये तो सीएम जिला कहलाता था एक समय सर, आज भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं। और जिला भी बहुत अलग है सर, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, पॉलिटिकली रूप से भी कहीं कांग्रेस कम नहीं है, कहीं बीजेपी कम नहीं है, बराबर है सब चीज़ें। ऐसे में जब सरकार का मेन उद्देश्य है अवैध धान का जो परिवहन उसको रोकना, उसमें काफ़ी कुछ काम हुआ है यहाँ पर। मैंने सुना है जितने डिप्टी कलेक्टर से रात भर एक ही काम करते थे, यार अवैध धान नहीं जाने देना है। बड़ा चैलेंज था ये भी। देखिए, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जो जिला है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बॉर्डर करता है। कुछ एरिया नक्सल अफेक्टेड भी रहा है, जो वो बॉर्डर एरिया है। तो वहाँ से बहुत अवैध धान की आवक रहती थी, ऐसी जानकारी मिली थी हम लोगों को। तो स्टार्टिंग से ही सभी जो विभाग के कर्मचारी और हमारे जो एसडीएम्स और डिप्टी कलेक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगा के हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की, और लगभग
40 करोड़ का धान हम लोगों ने अवैध रूप से जो यहाँ पे आ रहा था उसको पकड़े हैं, और बहुत सारी 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी हैं जो इस तरीके से अवैध धान को लेके आ रहे थे। और जो बिचौलिए और जो धान की रिसाइकलिंग होती है उसके नेक्सस को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किए हैं। आज भी क्रिकेट खेलते हैं, शौक है? जी, क्रिकेट बचपन से ही बहुत दिल के क्लोज रहा है, और 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम के दिनों में भी हम लोगों ने क्रिकेट को देखा है और खेलते रहे हैं। आज भी जब मौका मिलता है तो खेल लेते हैं और देखते भी रहते हैं। और एक लाइफ को बैलेंस करने का खेल एक अच्छा मौका देता है, तो एक खेल जीवन में ज़रूर होना चाहिए। इस कार्यक्रम के एक बहुत इम्पोर्टेंट अंश पे मैं आता हूँ सर। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे होते हैं, आपने भी तैयारी की सर, पीएससी के लिए भी लोग तैयारी करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? तैयारी कैसी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूँ सर, सूचनाएं बहुत है इंसान के पास। आप मोबाइल खोलें तो ये तय करना पड़ता है यार किसको पढ़ें और किसको ना पढ़ें। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा आप बोले हैं, आजकल क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सा हम लोग मार्केट में जो मटेरियल है उसको देख के कुछ भी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो जो सिलेबस है उससे स्ट्रिक्टली उसको पढ़ना चाहिए। दूसरा, यूपीएससी का सबसे बड़ा जो लर्निंग है प्रिपरेशन का, वो ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं 5 दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा और एक छोटे छोटे में ब्रेक्स लेता रहूँ। ये कंसिस्टेंसी का गेम है। आप लोग डेली पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। और मैंने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जिसने कंसिस्टेंटली तैयारी की, जीवन में वो असफल रहा हो। यूपीएससी एक एग्ज़ाम हो सकता है, बाकी बहुत से एवेन्यू हैं जो इसकी तैयारी करने के बाद भी खुले हैं। तो स्ट्रेस ना लें और इसको अपनी ईगो से जोड़ के ना देखें। अगर ईगो से जोड़ के आपने एग्ज़ाम पास भी कर लिया तो ये जो आपसे चाहता है, जो समाज के लिए करना है, वो नहीं कर पाओगे आप। क्या प्लान बी भी होना चाहिए जीवन में आपके? मेरा ये मानना है कि जब आप किसी समुंदर में उतर पड़े हैं तो आप प्लान बी के बारे में नहीं सोच सकते, अगर आपको रियली एक चीज़ पे उतरना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और डायरेक्शन अलग है। तो मेरा ये मानना है कि इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना सब कुछ कमिटमेंट इसमें दीजिए, और 2-3 साल की मेहनत के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में आप सही से सेट नहीं हो पा रहे हैं, या आपका जो आईक्यू है, जो पोटेंशियल है, वो दूसरी जगह है, तो फिर दूसरी जगह ट्राई कीजिए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितना जल्दी आप अपने सपनों के लिए ट्राई करना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप 30 साल की उम्र में तैयारी शुरू करेंगे तो फिर कहीं पे भी नहीं जाएंगे आप। तो मेरा यही कहना है कि इस एग्ज़ाम में पूरी शिद्दत से कीजिए। प्लान भी तभी एग्जीक्यूट कीजिए जब आप 2 या 3 साल के बाद आपको लग रहा है कि आपका पोटेंशियल इससे मैच नहीं हो रहा है, और कंसिस्टेंट रहिए और खुद में बिलीफ रखिए, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब आपके जैसे हैं। कोई 4 मेंस दे चुका है, उसको देखे कि ये नहीं सोचना कि मैं इससे कमज़ोर हूँ। वो 4 मेंस इसलिए दिया है कि शायद कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चाहता क्या है एग्ज़ाम। तो आप कंसिस्टेंट रहिए और चीज़ों को सिंपल टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के करते रहिए। जीवन में हम्बलनेस रहना कितना ज़रूरी है सर? क्योंकि आज के अधिकारियों में हम्बलनेस की कमी है बहुत। जीवन में ही कमी है हर किसी से, आप बात भी करें तो क्या लगता है ये ज़रूरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इस जॉब में हो या किसी भी जॉब में आप हो? देखिए, इसका सबसे बड़ा रिटर्न तो ये है कि आप अगर पब्लिक में ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो आप वन वे कम्युनिकेशन पे बिलीव नहीं कर सकते, और आपको हमेशा दूसरों का सुनना पड़ेगा, टीम का भी सुनना पड़ेगा। अगर आपको अकेले दौड़ना है तो आप ऐसे गेम में जाइए जिसमें सिंगल ही आदमी दौड़ता है। ये एक टीम वर्क है, तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हम्बलनेस और दूसरों को सुनना। तो ये इस सर्विस का नेसेसरी कंडीशन है, जीवन का नेसेसरी कंडीशन है, और उसको मुझे लगता है कि सबको जीवन में ज़रूर रखना चाहिए। घूमना भी पसंद है आपको काफ़ी सर, क्योंकि ट्रैकिंग पर जाना मुझे सुना पसंद है आपको, क्योंकि इंसान जब खुद के साथ समय बिताता है, जब बाहर जाता है, तो वो एक्सपीरियंस जीवन भर काम आता है। जी बिल्कुल, घूमना पसंद है, लेकिन परिवार के साथ घूमना पसंद है, और बहुत सारी जगह फैमिली के साथ जब भी मौका मिलता है तो जाते हैं। और आने वाले समय भी वो एक आपको एक ब्रेक देता है, एक मेंटल ब्रेक देता है, और आपको एक आप खुद से बात कर पाते हैं, खुद को जान पाते हैं। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो मुझे लगता है
सभी को अपने जीवन में उसका एक हिस्सा रखना चाहिए। इस जिले को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, क्या सोच है आगे के लिए सर? क्योंकि अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन एक लंबा समय भी बाकी है। देखिए, जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें, और उसके जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर हैं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, उन पे काम करना है कि जो रिमोटेस्ट एरिया का जो स्कूल है और वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी लोगों का भरोसा हो सके कि वहाँ की पढ़ाई भी वैसी ही होगी जो यहाँ के अर्बन सिटी में होती है। तो वो एक विचार है कि वो कहीं ना कहीं रियलाइज हो पाए, उसके लिए प्रयासरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते। ये थे जितेंद्र यादव साहब, बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं, देखिए यूपीएससी की आपको तैयारी करनी है तो आप उसकी तैयारी करिए। प्लान बी तभी आप सोचिए प्लान बी के बारे में जब आपको 2 से 3 साल लगातार तैयारी करने के बाद ये लगे कि आप उसे नहीं कर पाए। लेकिन जीवन में सोच एक ही होनी चाहिए, क्योंकि एक सोच जब रहेगी तभी आप उसके लिए डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जीवन में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। वो आपके जीवन में है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।